चलिए अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। अब ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, एक बेस आपको पता चल जाएगा। चैप्टर का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज और हिस्ट्री वाला है। मतलब लॉज के बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। हम यहाँ पे इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो भी लीगल सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता है, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कानून जो है वो कैसे बना, किसने शुरू किया, बनाने वालों का इंटेंशन क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, ये सब चीज़ें हम जनरली समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि जो लीगल सिस्टम है आज हम उसके लास्ट फेज में है। मतलब आपको थोड़ा सा रिवर्स में जाके विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इससे पहले क्या चीज़ें रही होंगी। आज की डेट में हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देश का कानून जो है वो सरकार बनाती है, लोगों के ऊपर वो कंपल्सरीली इम्पोज किया जाता है, जो लोग फॉलो नहीं करते उनके सामने लीगल एक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके पहले क्या सिस्टम था, जब पार्लियामेंट नहीं थी देश में तब इसके पहले कोई और ऑप्शन था? इसके पहले वो राजा और महाराजाओं का टाइम था, इंडिपेंडेंस के पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तब वो राजा ने जो बोल दिया वो कानून है, इस बेसिस पे बात होती थी। उसके पहले भी एक प्रिमिटिव एज होती होगी जहाँ पे ये सिविलाइजेशन उस तरीके से नहीं था कि राजा महाराजाओं का रूल होगा तो लोग वो आदि मानव के ज़माने में बिना किसी रूल रेगुलेशन के भी रहते होंगे। तो एक एरा वो भी होगा कि आपने किसी पे अटैक कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो लॉ के बारे में ये बोला जा रहा है कि लॉ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आज जो आप कानून देख रहे हो ना, वो कानूनी सिस्टम जो है लोगों के एक्सपीरियंस से उनको अपने आप समझ में आया कि सही क्या है, गलत क्या है। एक सोसाइटी को अगर लॉन्गर टर्म तक पीसफुली और एक बोलते ना सिविलाइज तरीके से चलाना है तो फिर उसमें कुछ रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे जो सबको मानने पड़ेंगे कि भाई ये एथिकली सही है और ये गलत है। अब किसी का मर्डर कर दिया आपने तो वो नहीं अलाउड होना चाहिए, बिकॉज इरिवर्सिबल एक्शन है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो हमें पता है। तो दिस शुड नॉट बी अलाउड इन अ सिविल सोसाइटी। तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो पहले के ज़माने में जब गांव का सिस्टम था तो वो हमने देखा, सरपंच है, पंचायत होती है, उनका कानून होता है। तो सरपंच ने जो बोला वो कानून है। अब लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन वर्बली बोल दिया ना तो वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है कि भाई हमारे गाँव का यही रूल है और ये हम बरसों से फॉलो कर रहे हैं, और अब जो नया इस गांव में आ रहा है वो भी ये फॉलो करेगा और हर गांव का इंसान इसको मानेगा। जो नहीं मानेगा हम उसको गांव से निकाल देंगे। उस टाइप की चीज़ें होती थी। फिर राजाओं ने अपना कानून बनाया तो बोले हम जो बोलेंगे वो कानून होगा। फिर उसके बाद ये ब्रिटिश लॉ आ गया, उसके बाद फिर इंडियन लॉ आया। तो अब आज जो आप देख रहे हो उसको हम बोलते हैं दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम और द लास्ट फेज ऑफ द लीगल सिस्टम, कि इसके बाद शायद कुछ नहीं होगा, दिस इज द लेटेस्ट। तो हम जिस एरा में है वो एक लीगल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो निकल चुके और वहाँ से इवॉल्व होते हुए आज हम इस लीगल सिस्टम पे पहुंचे। तो हमने देखा था कि दुनिया में जो थिंकर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं, उन लोगों ने अपनी अलग अलग अप्रोचेस दी कि उनके हिसाब से कानून कैसा होना चाहिए और एक लीगल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो इसमें हमने 5 थियरीज के ऊपर बात की थी, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली जो थियरी है उसको बोलते हैं नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। शॉर्ट रखेंगे एकदम, सिर्फ रिविजन के हिसाब से, और जिनका आज आपका पहला दिन है आप एक बार उसको थोड़ा सा कनेक्ट भी कर पाओगे क्या एग्जैक्टली चल रहा है। सबसे पहला जो बोला दैट इज कॉल्ड द नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में जो भी थिंकर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उनकी सोच ये थी कि कानून में ना एक जस्टिस का एलिमेंट हमेशा होना चाहिए। जस्टिस शुड बी द मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी लीगल सिस्टम। और ये बात ठीक भी है ना, अगर कानून आपको जस्टिस ही नहीं दे सकता तो फिर वो कानून किस काम का। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई की थी, ये हमने देखा। उसके बाद ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में हम ये देख रहे थे कि कानून पे सवाल मत उठाओ, उसको क्रिटिसाइज मत करो। जो कानून बनाया गया है वो सही है और आप उसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ये पॉइंट पे बात हो रही थी। और ये कानून बनाया जाता है बाय पॉलिटिकली सुपीरियर फॉर द पॉलिटिकल सब्जेक्ट। एक सुपीरियर अथॉरिटी होनी चाहिए जो लॉ मेकर है और जिसका बनाया हुआ कानून सब लोग मानेंगे। जैसे आज की डेट में ये एग्जिस्ट करता है ना, सरकार कानून बनाती है, हम फॉलो करते हैं, तो पॉलिटिकली दे आर सुपीरियर। अब पार्लियामेंट के मेंबर के पास जो पावर है वो आपके और मेरे पास थोड़ी ना है। जो एक्शन वो ले सकते हैं, जो डिसीजन वो ले सकते हैं, वो हम नहीं ले सकते। अब पार्लियामेंट में आप देखते हो जो भी एक्शन होते हैं, जो भी कानून बनते हैं, अब वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद क्या करते हैं वो उनके हाथ में है। बट उनको इलेक्ट करके हमने भेज दिया है, पावर उनके हाथ में हमने दे दिया। अब वो उसका यूज करे या मिसयूज करे दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये सब चीजें होती। तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कि भाई कानून पे सवाल मत उठाओ, उसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है, वो अच्छा ही है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेफिनेशन है तीसरा पॉइंट। उसमें ये बोला था कि लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। लॉ कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल। क्या सबके लिए कानून एक बराबर हो सकता है?
आंसर इज नो। अब ये हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशंस में देखा हुआ है कि कानून जो है वो एज के बेसिस पे जो है वो सेग्रीगेट होता है, जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, आप कौन से देश के रेसिडेंट हो उस बेसिस पे हो सकता है। ये बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लॉज, माइनर के लिए अलग लॉज, ये सब पॉइंट्स हैं। अब आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करो तो भी ये बात एप्लीकेबल है कि एक एज से नीचे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। भाई आप भी ह्यूमन बींग हो, सामने वाला भी है, लेकिन आप 18 अबव हो, वो 18 बिलो है, तो उसको अलाउ नहीं कर रहे। अब ये जो कानून में वेरिएशन है ये एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी होता है। कुछ लॉज फीमेल के लिए है, कुछ मेल के लिए है, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए, कुछ रेगुलर सिटीजन्स के लिए। तो ये सब वेरिएशन यहाँ पे हो सकते हैं, ये बातें हो रही थी। इसके बाद सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, बोला समाज में हर किसी को डिग्निटी से जीने का हक है। किसी के साथ भेदभाव होगा, किसी के बदतमीजी होगी, किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट होगी, किसी के बेसिक राइट्स रोके जाएंगे, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा जो आपके सोशल राइट्स को रोकते हैं। अब आप आज सोसाइटी में रहते हो तो आप मेंटली पीसफुली रह सकते हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो, आप लीगली अपनी हद में कुछ भी कर सकते हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको मेंटली परेशान नहीं कर सकता, कोई तंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो लीगल सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज सोशल सिक्योरिटी। तो बोला हर सरकार को एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए कि सबको सेफ्टी फील हो, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉ। तो इस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। तो जो लोग ये लॉ मेकर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन सबकी आइडियोलॉजी इनमें से ही कुछ एक है, और इसी का कॉम्बिनेशन हमारे लीगल सिस्टम में है। लास्ट पार्ट हमने देखा था वो सबसे इंटरेस्टिंग था, रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। बोले कानून ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करे और कंट्रोल करने का काम करे, एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, अब दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बात लड़ाई झगड़े तक चली जाती है, मारपीट तक नहीं जाती इतना इजीली, क्योंकि हर किसी को पता है, एक शरीफ इंसान को पता है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर यार मैंने किसी पे हाथ उठा दिया तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पुलिस केस हो जाएगा, जेल में रहना पड़ेगा, कोर्ट तक बात चली गई तो फिर मैटर बहुत बढ़ जाएगा। तो डर है ना कानून का कि यार ये मैं नहीं कर सकता, भले कितना भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन सामने वाले पे हाथ नहीं उठा सकता, उसका मर्डर नहीं कर सकता, उस पर अटैक नहीं कर सकता। वर्बली बोल दिया तू मैं हो गई, गाली वाली दे दी एक बार, एक लिमिट तक ठीक होता है। उसके आगे बढ़ने से हर इंसान क्यों डरता है? कि कानून का डर है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का डर है। सो दैट इज कॉल्ड द रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ, वेयर लॉज आर मेड टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। दैट इज ऑल्सो लॉजिक। सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन यही है कि कानून की क्यों जरूरत है, लोगों के बिहेवियर को, उनके गुस्से को रेगुलेट करने के लिए। तो छोटी सी बात पे गुस्सा तो बहुत लोगों को आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम टुडे, और एकदम से कोई गुस्सा हो गया, कोई कुछ भी कर देगा, और बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं तो आ जाता है कि यार मैं जो करूंगा मेरे साथ भी होगा, कानून है, तो फिर अपने कंट्रोल में रहते हैं, तो हर कोई फिर गुंडागर्दी करता, वो चीजें हो जाती। तो इसके लिए अलग अलग थॉट प्रोसेसेस यहाँ पे दिए गए। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो एक बेस आपको मैंने बता दिया। अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो चीजें आपको रिलेट होती जाएंगी वैसा। अपने डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, पेज नंबर 5। वहां तक का पार्ट जो लॉज वाला है वो मैंने आपको समझा दिया था, दैट इज रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज पे ज्यादा आप फोकस मत करना, जनरली बातों को समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको टॉपिक समझ आएगा। थोड़ा सा हटके या डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, वैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। अब सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में दो कैटेगरीज हैं, एक बोला है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरे हैं सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आती है वो समझते हैं। सबसे पहला है कस्टम्स या कस्टमरी लॉ। अगेन जनरल डिस्कशन, थोड़ा सोशल बात करेंगे यहाँ पे। कस्टम्स क्या होते हैं, ये वर्ड पे भी हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कशन किया था। कस्टम्स का मतलब ट्रेडिशंस। आज आप लोग फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हो तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है। कस्टम्स का मतलब है ट्रेडिशंस, अपने रीति रिवाज, ऐसे जो भी सिस्टम जो हमारे देश में बरसों से फॉलो हो रहे हैं, जिनकी कोई डेट नहीं पता कि ये कब से फॉलो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कस्टम। अब जो भी लॉज बनते हैं देश में, कानून लोगों को परेशान करने के लिए बनता है या उनकी सेफ्टी के लिए और हार्मनी के लिए बनता है? क्या ऑब्जेक्टिव होता है? लॉ बनाने का मतलब ये कि लॉ मेकर बोलेगा मैं जो बोलूंगा वही होगा, तो आपको परेशान करेगा वो, मेरे हिसाब से जो बोलूंगा वही सबको करना पड़ेगा। आपकी कन्वीनियंस का ध्यान रखना पड़ेगा लॉ बनाते टाइम। आपके जो ट्रेडिशन है, जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो आपका कल्चर है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? डेफिनेटली। इसलिए हर देश का कानून एक जैसा नहीं होता। जो कल्चर है, जैसे इंडियन कल्चर काफी एंशिएंट और हिस्टोरिक माना जाता है, अपने बोलते हैं 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है,
वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में इंडियन सिविलाइजेशन आती है, तो अपना जो कल्चर रहा है वो आपको अपने लॉज में देखने को मिलेगा। अब यही दूसरे देश के कानून होंगे तो वहाँ का सिस्टम अलग हो सकता है। तो आप हर जगह का कानून कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दोगे और काम चल जाएगा, वैसा होने वाला नहीं। तो कस्टम्स का मतलब वो है इतने पुराने ट्रेडिशंस जिनकी तारीख पता करना भी मुश्किल हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अपने एक इंडियन सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में है, मैरिज का कल्चर है, भी शादी करते हैं लोग। तो मैरिज करना कौन सी डेट से शुरू हुआ था, उसकी कोई तारीख पता है आपको? तो पहली शादी कब हुई थी इंडिया में, ऐसी कोई डेट पता है? नहीं। अच्छा, अपने बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो दिवाली पहली बार कब सेलिब्रेट हुई थी उसकी कोई तारीख पता है आपको? अपने को ये पता है कि भाई राम जी वापस आए थे वनवास से 5,000 साल पहले, तो उनके आने की खुशी में दिवाली मना रहे थे, तब से चल रहा है। पर कोई एग्जैक्ट डेट पता है क्या? बट ये पता है ना, हजारों साल पुरानी प्रथा है, वही हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ कस्टम और अ ट्रेडिशन। ऐसे जितने भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, जो पूजा पाठ हम करते हैं किसी भी रिलीजन में, नॉट ओनली हिंदू रिलीजन, वो सारी चीजें इतनी एंशियंट है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो ये कस्टम्स हैं या फिर ट्रेडिशन है। समझ आया? अब कस्टम्स फॉलो करने और ना करने में क्या फर्क है वो समझना है। अगर मैं कस्टम फॉलो ना करूं तो क्या होगा? जेल होगी? नहीं होगी ऑब्वियसली। इसमें भी दो एग्जांपल्स है इनकी थियरी में। इन्होंने बोला कस्टम्स विद सैंक्शंस एंड कस्टम विदाउट सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब क्या था? पनिशमेंट। सैंक्शन का सिंपल मतलब है पनिशमेंट। मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल देता हूँ तो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आप एकदम छोटी एज में थे ना, ऐसे 2-3 साल के, 4 साल के, जब बड़े हो रहे थे एकदम, तो उस एज में क्या होता है ना कि हर घर में जो आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चे को छोटी एज से अच्छी बातें सिखानी चाहिए। और हर घर में ये चीज़ की कोशिश होती है कि यार बच्चे को हमें सही गाइडेंस देना है, उसके बिहेवियर को सही तरीके से ग्रूम करना है। अब ऐसा आपको मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, तोड़फोड़ करना तो सिखाएंगे नहीं, अच्छी बातें सिखाएंगे। तो अब आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो जनरली ना वो एज भी उनकी ऐसी है कि एक तो काम से वो रिटायर्ड है, और कहीं ना कहीं अभी घर में आप जस्ट बॉर्न हुए हो या थोड़े बड़े हुए हो, तो आपका केयर टेकिंग कहीं ना कहीं उनके हाथ में ज्यादा जाता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स बाकी सब चीजें मैनेज करने में थोड़े ऑक्यूपाइड है। अब घर के बड़े होते हैं तो वो कोशिश क्या करते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना है। तो भाई एक पॉइंट होता है कि मंदिर जाना चाहिए, होता है ऐसा। तो आपके दादा दादी, उनकी हैबिट हो जाती है कि भाई डेली सुबह को शाम को अपने घर के आसपास वॉक करते करते चले गए, कोई भी मंदिर होगा तो भगवान का दर्शन करके आएंगे, आरती हो रही है तो अटेंड करके आएंगे। अब छोटा बच्चा है, स्कूल वूल जाना नहीं है, अभी फ्री है, अभी ये सब प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो चलो भाई उसको भी लेके चले गए। तो आपको कहीं ना कहीं वो हैबिट डालने की कोशिश करते हैं कि अगर बचपन से ये सब अच्छी चीजें सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर आगे जाके और बेटर होगा और लाइफ में कुछ बेटर करोगे। तो वो आपको लेके जाते हैं, फिर एक वो रिचुअल बन जाता है कि सुबह शाम आपको मंदिर लेके जा रहे हैं, आप भी चले जाते हो, और कोई काम है नहीं, घूमना फिरना अपने को, अपने चले गए। अच्छा, फिर धीरे धीरे आपको लालच भी देते हैं, फिर चॉकलेट खिला देंगे, ये करा देंगे, घुमा देंगे, तो उस लालच में आप चले जाते हो। बट एक एज के बाद जब थोड़े आप बड़े होने लगते हो, तो फिर स्कूल में जाने लग गए, ग्रुप बन गया, ट्यूशन जा रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, तो यू आर ऑक्यूपाइड। तो फिर ऐसा होता है कि डेली उनके साथ आप मंदिर जा रहे हो। एक एज के बाद शायद पॉसिबल नहीं होता है। अब बताए उनकी आदत हो जाती है, उनके दिमाग में आप वही हो ना, छोटे से थे जो आपको लेके जाते थे, तो जब भी दिखते हैं ना घर में तो आपको बोलते रहते हैं, बोले आप मंदिर जाया करो, भगवान का नाम भी लिया करो, अच्छी बात होती है। अब अपना ध्यान बाकी चीजों में, तो अपने रेगुलर जा नहीं पाते। अब वो आपको बार बार अच्छे से बोलते रहते हैं जाया करो जाया करो, कभी कभी आप उनके लिए चले भी जाते हो, उनके साथ भी चले जाते हो, बट रेगुलर नहीं हो पाता। अब एक जो कस्टम या ट्रेडिशन आप उनके साथ कुछ साल से फॉलो कर रहे थे, अब वो ट्रेडिशन ब्रेक हो चुका है, उतना रेगुलर जा नहीं पा रहे हो, तो क्या इसके लिए आपको कोई सजा मिल रही? पुलिस केस हो रहा है आपके ऊपर, पुलिस स्टेशन ले गए, बोले 2 दिन जेल में रखो इनको, ठीक है, ये कस्टम फॉलो नहीं कर रहे। भाई ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है ना, जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो भी ठीक है। तो ये कस्टम्स जो है ये विदाउट सैंक्शंस है, इसमें कोई आपके ऊपर एक बोलते हैं ना पनिशमेंट नहीं आने वाली, वैसा है। ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अपने पता है कितनी बार फास्ट करते हैं ना, कोई अच्छा मुहूर्त होता है, शिवरात्रि पे काफी लोग फास्ट करते हैं। अब मुस्लिम्स में होता है जब रमजान होती है तो रमजान में लोग फास्ट करते हैं। तो अलग अलग मुहूर्त पे, अच्छे दिनों पे, नवरात्रि में लोग इतने लोग फास्ट करते हैं। अब ये कोई ऐसा लॉ में कंपल्शन है कि अगर आप हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आपको शिवरात्रि पे, नवरात्रि में फास्ट रखना ही पड़ेगा, नहीं रखा तो जेल हो जाएगी आपको, ऐसा होता है? कितने लोग रखते हैं, कितने लोग नहीं रखते, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। दैट इज अ ट्रेडिशन, लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। जिसको अच्छा लगता है वो करता है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं करता है। आपने देखा ऐसा कोई फास्ट नहीं कर रहा, लोग उसको बातें सुना रहे हैं, बोले कैसा इंसान है तू, अरे बोला क्या हुआ यार, भूख लगती है मेरे को, मैं पूरा दिन भूखा नहीं रह सकता, तो नहीं नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं करता, बीमार हो जाता हूँ, हेल्थ खराब हो जाती है, काम होता है, चक्कर आ जाते हैं, तो अब बेहोश हो जाऊंगा, फिर बुखार होऊंगा, फास्ट करूंगा, उसका क्या मतलब है? तो मैं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को सही नहीं लगता, मैं नहीं करता। आप कर सकते हो तो करो, वेल एंड गुड। तो सबकी अपनी चॉइस है। तो जो नहीं फॉलो कर रहा है उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? कस्टम्स विदाउट सैंक्शंस। क्लियर? अच्छा, शादी के लिए भी यही एग्जाम्पल सेट हो सकता है। अब मैरिज करना कंपलसरी है क्या या ऑप्शनल है?
बोलो, कानूनी तौर पे ऑप्शनल है कंपलसरी है? ऑप्शनल है ना, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब इंडिया में देखो ये सब पर्सनल चॉइस वाली बातें काउंट होती नहीं है, क्योंकि आपको शादी नहीं भी करनी है तो दो चार लोग बोल बोल के फोर्सफुली करवा देंगे, आप ताने सुन सुन के कर लोगे कि छोड़ो यार कर ही लेते हैं, बार बार दिमाग खाते रहते हैं शादी कब होगी। पर लोग इन्वॉल्व होते रहते हैं, कितनी बार होता है, रिलेटिव्स, आस पड़ोस वाले, ये वो। फिर अभी तो आपकी एज में टाइम है, ये कुछ साल में जब वो एज आने लगेगी ना, तो आपसे पहले या आपके पेरेंट्स से पहले आपके आस पड़ोस वालों को टेंशन हो जाती है, और आगे बोल के जाते हैं आपके पेरेंट्स को, बोले यार इसकी इतनी एज हो गई, कुछ सोचा नहीं है क्या? और भाई मेरा बच्चा है, मैं सोच लूंगा, तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या लेना देना हम कब सोचे कब नहीं। तो फालतू का प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्या है ना, आपके पेरेंट्स चलो समझते हैं कि हमें डिसाइड करना है कब किस एज में क्या शादी करनी क्या नहीं करनी, बट चार बार लोग बोल के जाते हैं ना तो प्रेशर में आ रहे होते हैं, बोले यार सब लोग बोल रहे हैं मतलब अब तो सोचना पड़ेगा। तो अभी तक उनके दिमाग में आइडिया नहीं था, लेकिन चार लोगों ने बोल दिया ना, प्रेशर में आ गए। अब उस चक्कर में रिश्ते देखने शुरू कर दिए। आप इरिटेट हो रहे, बोले क्या है यार अभी तो इतनी एज हुई नहीं है, फालतू में ये सब चक्कर में पड़ रहे, थोड़ा शांति रखो। तो सोशल प्रेशर भी हो जाता है, बट लीगली ऐसा कोई कानून तो है नहीं। अब कोई ऐसा मन में ठान ले मुझे तो शादी करनी नहीं, जो करना है कर लो, घर वालों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, आस पड़ोस वालों ने बोला, नहीं करेगा तो उसको जेल हो सकती है क्या, पुलिस केस हो सकता है उस पर। अब वो इतना उसका इतना अपोज है शादी से, वो बोल रहा है शादी करने से अच्छा तो फिर जेल ही भेज दो, बात एक ही है, मेरे को नहीं करनी, ऐसा उसका एटीट्यूड है। अब किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना आप, लेकिन अदरवाइज किसी को अपनी चॉइस है या एक ट्रेडिशन है, कस्टम में फॉलो करना है तो करे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो वही है कि भाई कस्टम्स को फॉलो ना करने पे आपको कोई सजा नहीं होने वाली। मेजॉरिटी कस्टम्स आर विदाउट सैंक्शंस। ये बात समझ आ गई, क्लियर? चलो तो देखते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आपको थियरी में मिल जाएंगी। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, जिस लैंग्वेज में इन्होंने बोला है। दो कैटेगरी है, एक बोला है लीगल कस्टम्स और दूसरा बोला है कन्वेंशनल कस्टम्स। सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट अपने माइंड में मत करना। लीगल कस्टम्स का मतलब ये है ऐसे रूल्स जो फॉलो ना करने पे आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। इन्होंने पहले कस्टम्स को समझाया कैसे, वो समझो। कस्टम्स को एक्सप्लेन करते टाइम इन्होंने बोला कि ये तो ट्रेडिशंस होते हैं, बट फिर इन्होंने खुद इसके दो क्लासिफिकेशन किए। एक है विद सैंक्शंस और दूसरा है विदाउट सैंक्शंस। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। विद सैंक्शंस मतलब कौन से, ऐसे कस्टम्स जिनको फॉलो ना करने पे आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है। अब इसको ना सीधा सीधा बोल देते हैं, ये बात हो रही है लॉज की, मतलब ऐसी चीजें जो ना करने पे आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई कुछ बताना चाहिए? एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट जो कमर्शियल नेचर का हो सकता है। ठीक है, कि भाई मैं आपको एक गुड सप्लाई करूंगा और आप मुझे इसके पैसे दे देना, और इसका हम एक अग्रीमेंट बना लेते हैं। अगर मैंने गुड सप्लाई नहीं की या मेरे सप्लाई करने पे आपने पैसा नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एक पार्टी ने तोड़ा, मैंने आपसे पैसा एडवांस ले लिया और फिर गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो क्या आप इस बात के लिए मुझे कोर्ट में लेके जा सकते हो? जाओगे या नहीं जाओगे? डेफिनेटली। तो ये जो है ना, दिस इज कस्टम्स विद सैंक्शंस। तो कस्टम्स वर्ड यूज तो किया, लेकिन विद सैंक्शंस जब आया ना तो अल्टीमेटली तो फिर लॉ ही हो गया ना। बात समझ आ रही है? ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कस्टम विदाउट सैंक्शंस, इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स, जो दूसरा पार्ट है। कन्वेंशनल कस्टम्स, कन्वेंशनल कस्टम वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मंदिर जाना, फास्ट रखना, शादी करना ना करना, जिसमें कोई सैंक्शंस नहीं है, जिसमें कोई पेनल्टी नहीं है, वैसा। तो इसको इस तरीके से इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं। क्या हुआ? हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ। यूजेजेस, इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने लिखा ही है वही समझा रहा हूँ। यूजेजेस, कन्वेंशनल कस्टम्स में एक यूजेज वाला पार्ट होता है, वो समझो। इसका एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत बार कॉमनली अपने को सुनने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट में और लीगल एग्रीमेंट्स में भी इसका एक रेफरेंस आता है, इसलिए बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं ट्रेड यूजेजेस। कमर्शियल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे अपने यहाँ सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया। अब हर बिजनेस की पता है एक लैंग्वेज होती है, कुछ लोकल वर्ड्स जो उस बिजनेस के लोग यूज करते हैं, जो सिर्फ उस बिजनेस के लोगों को ही समझ में आते हैं, वो तो बिजनेस की भाषा होती है। कितनी बार लोग ऐसे बात करते हैं, बोले यार हमारी लाइन में ना इस चीज का मतलब ये होता है,
अगर ये वर्ड यूज किया तो इसका मतलब ये होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है इसको ऐसा बोलते हैं, उसको वैसा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूजेज। अब इंडियन कोर्ट्स का आउटकम या उनका आउटलुक ये है कि कभी भी ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर ऐसे कोई टर्म्स यूज होते हैं जो एक बिजनेस की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, तो कोर्ट इन टर्म्स को कंसिडर करता है। कोर्ट फिर प्योर डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं जाता। कोर्ट बोलता है नहीं, हम समझते हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री में इस शब्द का ये मतलब है तो आपने उसी कंटेक्स्ट में लिखा होगा। अब कितनी बार क्या दूसरी पार्टी को पता नहीं होती, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो बोले इसका मतलब ये थोड़ी होता है। अरे भाई, पूरी इंडस्ट्री में सबको पता है, तू नया है, बाकी इस वर्ड का मतलब ये होता है, इसलिए तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था, अब तुझे नहीं पता है तो हमारी गलती थोड़ी है। तो इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? ट्रेड यूजेजेस। ठीक है। और कन्वेंशंस का मतलब जो बहुत टाइम से यूज होते हुए आ रहे हैं वैसा। तो ये सब कैटेगरीज हैं। तो आपको सिंपल समरी में ये ध्यान रखना है कि कस्टम्स का मतलब है ट्रेडिशंस। इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक विदाउट सैंक्शन, एक विद सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन मतलब वो जहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो सकती, पर्सनल वाली चीज है। और विद सैंक्शंस मतलब लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल सिस्टम। ठीक है, वैसा है। तो इतना बाइफर्केशन उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए देखें आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी से कनेक्टेड है, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। हेड पॉइंट से खाली, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, अच्छी बात है, शॉर्ट रखेंगे अपने भी। किसी भी एक कस्टम के वैलिड होने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, अगर समराइज करके अपने बात करें तो एक एक हेड पॉइंट उन्होंने दे रखा है। इममेमोरियल। इममेमोरियल का मतलब कोई भी कस्टम इतना पुराना होना चाहिए कि उसकी तारीख पता करना मुश्किल हो। अभी आप गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हो तो कितने साल पहले से ही शुरू हुआ होगा, वी डोंट नो, बहुत साल हो गए होंगे। आप नवरात्रि में गरबा करते हो, कितने साल हो गए गरबा शुरू किए, ये ट्रेडिशन कब से आया, तो पता नहीं 100-200 साल, 500 साल से होगा। तो ये सब चीज़ें इममेमोरियल है, मतलब बहुत पुरानी है। ये एक कस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा पूरा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब फिक्स होना, सर्टन होना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी नवरात्रि में आप जो पूजा पाठ करते हो, गणेश चतुर्थी में पूजा पाठ करते हो, वो सेम है या हर साल बदलता रहता है? सेम ही होता है ना भाई। इसी तरीके से गणेश जी की स्थापना होती है, इसी तरीके से आरती होती है, इस तरीके से भोग लगाते हैं, ये सब चीजें होती है, भजन भी यही बजते हैं, फिक्स रहता है ना हर साल। तो सर्टेनिटी होना जरूरी है। रीजनेबलनेस। रीजनेबल मतलब जो सही है। एक अनरीजनेबल होना मतलब यार ये तो गलत है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बुरा है, उस टाइप का। बहुत सारे कस्टम्स इंडियन ट्रेडिशन में नेगेटिव वाले भी रहे हैं जिनको बंद किया गया। एक वो सती प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, आइडिया है कुछ क्या होता था उसमें? हाँ, कितना मतलब सोच के ऐसा अपना डर जाए कि बोला भाई हस्बैंड को बोले तू तू ज्यादा जीना भाई, पहले मर जाए वो टेंशन नहीं है, लेकिन तू पहले मर गया तो तेरे साथ आग में जिंदा जलना पड़ेगा। कोई मजाक की बात थोड़ी ना, किसी को जिंदा जला दो। बट आप सोचो कितने नहीं नॉर्मल। हाँ, तो वो तो नॉर्मल केस में भी था कि नॉर्मली भी हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके चिता के साथ साथ वाइफ को भी वो अग्नि स्वीकार कर लेनी होती वैसा। ये बोलने में डर लगता है। सोचो किसी ने फेस भी तो किया होगा, क्या मतलब हालत हुई होगी जिसने फेस किया होगा। तो ये सही कस्टम है या गलत है? ऑब्वियसली कोई भी कंडीशन में कस्टम को सही नहीं बोल सकते आप। तो ऐसे कस्टम्स को बंद किया गया, वो रीजनेबल नहीं थे। ठीक है, वैसा है। तो इस टाइप के कस्टम्स जो है वो गलत है, उनको रोकना चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। अब कस्टम्स एक ट्रेडिशन कब बनता है? जब आप उसको रेगुलरली फॉलो करते हो। अब गणेश जी को अपन पूछते हैं या गणेश चतुर्थी मनाते हैं, कभी मनाई कभी नहीं मनाई, इस साल सेलिब्रेट की अगले साल नहीं की, ऐसा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तो हर साल सेलिब्रेट करने वाली चीजें कंपलसरी है। नवरात्रि होती है तो ऐसा होता है इस साल गरबा खेला अगले साल नहीं खेलेंगे, चलेगा ऐसा? जो गरबा खेलते हैं उनसे पूछो, वो तो बोले सर हर क्वार्टरली एक बार नवरात्रि मना लो तो भी चलेगा। साल में एक बार आती है तो ऐसा लगता है एक साल हो जाता है, 2-4 महीने में एक बार भी सेलिब्रेट कर लेंगे तो भी चलेगा। अपने यहाँ गुजरात में तो गरबा खेलने के लिए कोई ऐसा ड्यू डेट तो है ही नहीं। ठीक है, बर्थडे पार्टी में भी गरबा कर लेते हैं अपन, डीजे पार्टी में भी गरबा कर लेते हैं, कभी भी कर ले, अपने को मौका चाहिए। म्यूजिक बज रहा होता है तो डीजे वाले म्यूजिक से अपन गरबा पे आ ही जाते हैं, तो अपने को तो मजा ही आ रहा है। अब वो चीज ऐसी है कि कंपलसरीली और रेगुलरली ऑब्जर्व हो रही है, फॉलो हो रही है, तो जाके उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो वो एक पॉइंट है। ठीक है। कन्फर्मिटी विथ लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। थोड़ा कानून के साथ भी हिसाब से चलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट कानून आपके कस्टम्स को ध्यान में रख के, आपके कल्चर को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तो हर चीज़ की होती है। अच्छा, अब ये फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो फेस्टिवल्स में थोड़ा रिलीजियस डिबेट्स भी हो जाते हैं। अब दिवाली आती है तो दिवाली में पटाखे फोड़ फोड़ के पूरा पॉल्यूशन कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन अब रियलिटी तो वही है। बिकॉज क्या है ना, पहले दिवाली लोग
खुशियों के हिसाब से मनाते थे कि भाई हमारा त्यौहार है, हम खुश हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब थोड़ा कंपटीशन हो गया कि जिसका त्यौहार नहीं है उसको दिखाना है कि हम लोग कितना अच्छे से अपना त्यौहार मनाते हैं। वो पटाखे ना क्वांटिटी के हिसाब से फोड़ रहे हैं कि इतने पटाखे फोड़ूंगा, इतना पटाखा फोड़ूंगा, लगना चाहिए कि भाई मैं हिंदू हूँ और मेरा मेरा फेस्टिवल है। तो ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया। और पटाखे के चक्कर में इतना पॉल्यूशन कर देता है कि उससे खुद से सांस नहीं ली जा रही है। लेकिन कंपटीशन में चल रहा है, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको दिखाना है कि भाई हम सब कितने यूनाइटेड है, ये हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अरे भाई दिखाने के लिए थोड़ी फेस्टिवल मना रहे हैं। आपको अंदर से अच्छा फील होना चाहिए कि चल भाई हम सब लाइटिंग्स की है, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग, नए कपड़े पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मन को शांति मिल रही है। दैट शुड बी द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? कंपटीशन करना। 100 लोगों को जाके दिखा रहा हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितने के पटाखे जला सकता हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट आजकल थोड़ा बहुत ये पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया है ना, तो लोग शो ऑफ में ज्यादा लगे हुए हैं, एक्चुअल एंजॉयमेंट खत्म हो गया। और पटाखे जलाना और दिवाली का कोई कनेक्शन है नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज स्कूल टाइम से अपन पढ़ रहा है दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्रैकर्स तो कहीं लिखा नहीं था। तो लाइट्स मतलब दिए जला लो, लाइटिंग कर लो, पूरा शहर सजा दो, छुट्टी मना लो, घूम फिर लो, पूजा पाठ कर लो, लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, जो है आप एक दूसरे के घर जाओ, एक दूसरे को मिलो, दैट इज फन एलिमेंट। लेकिन वो पटाखे जला जला के क्वांटिटी में धुआं करना, मैंने ऐसे ऐसे बेवकूफ़ देखे ना, धुआं पटाखे जला रहे होते हैं ना, थोड़ी देर पटाखे जलाए, फिर धुआं होना शुरू हो गया, फिर मुंह पे मास्क पहन के पटाखे जला रहे। मैंने जब तुझे खुद समझ आ रही है कि इससे अस्थमा हो जाएगा और मर जाऊंगा तो बंद कर दे। अब तो बंद कर दे, बाकी लोगों को तो परेशान कर ही रहा है, खुद का भी खत्म नहीं हो रहा। और ऐसा मतलब फ्लो में आ जाते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं फिर से। मतलब अभी तो सोया था 2-3 घंटे पहले, फिर उठ के पटाखे फोड़ रहा है, कोई टाइम वाइम देखते नहीं है। हाँ होता है ना ऐसा, तो रात को 12 बजे तो पटाखे फूट रहे हैं, सुबह 5 बजे फिर पता नहीं शुरू हो जाते हैं। ये वही लोग हैं या फिर ये ऑल्टरनेट वो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, पता नहीं चलता है। तो आप क्यों इतना ओवर सेलिब्रेशन कर रहे हो जस्ट टू शो ऑफ के भाई हमको हमारे अंदर कुछ अलग से पावर आ गया है, तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो चीज़ हो जाती है। फिर होली होती है तो दूसरे लोग बोलने आ जाते हैं यार तुम इतना पानी वेस्ट करते हो। मतलब एक दिन में तो कितना ही पानी वेस्ट हो जाएगा, खेल लो ना, सेलिब्रेट कर लो, एंजॉय करो, वो इतना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हाँ उसमें पक्के कलर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो अलग चीज़ है, क्योंकि कोई लगा के चला गया तो अगले दिन शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। वो सिल्वर वाला तो हाँ वो पर्सनल हो गया, हाँ वो तो दांतों में लगा देते हैं, पूरा मुंह पे लगा देते हैं सिल्वर कलर, तो अगले दिन जैसे भूत जैसे लग रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा डर लगता है। तो वो हाँ वो एनवायरमेंटल नहीं, वो पर्सनल है। फिर आपकी स्किन का एनवायरनमेंट आप खुद देख लो क्या होगा क्या नहीं होगा वैसा। ठीक है, अब फिर आती है ईद। अब ईद में बकरी ईद आती है, फिर अपनी साइड वाले शुरू हो जाते हैं, बोले तो बेचारे जानवर के साथ ऐसा है वैसा है, गलत है, वो बेचारा भी जीव है। बोला यार तुम एक ही दिन देख रहे हो, बाकी 364 दिन भी तो पूरे इंडिया में लोग मीट खाते हैं ना, तो तब वो बेचारा जानवर कट रहा है तब तो कोई रोने नहीं आता। अब एक दिन उस चीज को थोड़ा सा उन्होंने वो हाईलाइट कर दिया और अपने शुरू हो गए वायलेंस है, ऐसा है वैसा है। नो डाउट, चलो जो नहीं कंज्यूम करता है उसको तो लग ही रहा है, वो पॉइंट अपनी जगह है, लेकिन बाकी के दिन भी तो मीट तो बिक ही रहा है। अभी आपको पता है आज की डेट में इंडिया पूरे वर्ल्ड का बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, मालूम है आपको? ये मीट एक्सपोर्ट करने में इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 पे है, नंबर 1 शायद हो चुका है। तो हम यहाँ से मीट पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी कंट्रीज में जो मीट बिक रहा है, प्रोसेस मीट जो कट किया हुआ पैक किया हुआ पैकेट में, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जो पॉलिटिकल सिनारियो है और जो रियल डेटा है वो कितना अलग है। पॉलिटिकली इस चीज़ को कितना वो डिस्करेज किया जाता है कि एक रिलीजन ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ये है वो है। अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो तो सरकार की परमिशन से हो रहा है। अगर तो फिर आप पॉलिटिकली उस चीज को अपोजिट तरीके से क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? हाँ वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, वो एक तरीके से वैसा हो गया ना कि उससे क्या हमें एक सेक्शन का वोट मिल रहा है कि भाई ये जो है जानवरों की हत्या पाप है, ऐसा है वैसा है, आप बैन कर दो। फिर इंडिया में बीफ मार्केट क्यों इतना बना रखा है? फिर मीट एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दो। आप एक्सपोर्ट करना बंद करोगे तो मीट जो है वो मिलना बंद हो जाएगा या जानवर कटने बंद हो जाएंगे। तो जो इंसानियत की बात कर रहे हो वो एक्चुअल में जब इकोनॉमी की बात आती है तो आप कैसे पलट जाते हो? हाँ हाँ सेम ही, मैं वही बोला, डबल स्टैंडर्ड तो गवर्नमेंट का रहता ही है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, डबल स्टैंडर्ड तो रहता ही है। जब आपको वोट चाहिए तो वो ये गलत है, और जब पैसा चाहिए तो ये सही है। तो एक चीज करो ना, इलेक्शन के टाइम पे गलत है, बाकी पूरा साल सही है। और इस चीज को कभी मीडिया में इतना आने नहीं देते कि भाई हम नंबर 1 हो चुके हैं इस मामले में, क्योंकि जब आएगा तो पब्लिक को भी ध्यान पड़ेगा कि यार इलेक्शन में तो ऐसा बोल रहे थे कि वो लोग ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, और फिर खुद सरकार ये सब चीज़ों को प्रमोट करके इतना एक्सपोर्ट बढ़ा रही है, तो ये डबल बातें क्यों हो रही है? तो वो रियलिटी और डबल स्टैंडर्ड है। तो अब अगर कोई ईद मना रहा है तो बकरी ईद मना रहा है, उसकी मर्जी है, वो वैसे भी पूरा साल मीट खाता होगा, एक दिन और खा लेगा, तो उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है।
लेकिन उस चीज को आप किस तरीके से ट्रीट करते हो आपके ऊपर है। अच्छा, वो लोग अगर कोई एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा है तो उससे हमें पर्सनली क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम अपने घर में बैठे हैं तो लीगली उनके पास राइट है कि वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, हम पटाखे फोड़ के पूरे एरिया में धुआं कर रहे हैं वो अलग बात है, बट वो भी हमें राइट मिला, हम कर सकते हैं, कौन मना कर रहा है? तो आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, कोई उसके लिए मना नहीं है। ये सारे कस्टम्स को ध्यान में रखा गया है, बट लॉज के साथ इनको कोइंसाइड करने की कोशिश की गई है। अब किसी को इससे परेशानी होनी शुरू हो जाए और जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो इसको रोका जाएगा, अदरवाइज आप सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा। तो ये सब डिबेटेबल टॉपिक्स है, सबका ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है वैसा है। ठीक है, कंपलसरी ऑब्जर्वेंस वाली बात हो गई, कन्फर्मिटी विद लॉ हो गया। यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन मतलब सबका ओपिनियन इसके बारे में एक जैसा होना चाहिए। अब मेजोरिटी का ओपिनियन होता है तभी तो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। नवरात्रि का एग्जांपल ले लो, अब नवरात्रि पे गरबा चलता है अपने यहाँ सूरत में, तो अलग ही आजकल ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि सरकार खुद ही इतना उसको पुश कर रही है लोगों को खुश करने के चक्कर में, और लिटरली देखा जाए तो आपको बिगाड़ रही है। उसमें गवर्नमेंट का तो कुछ जाता नहीं है, उनको क्या थोड़ा एक वो मॉरल सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ भाई हमने देखो नवरात्रि में इतना आपको सपोर्ट किया, इतना अलाउ किया। अब सुबह 5 बजे तक नवरात्रि खेल रहे हैं, पूरी रात चलता है। अब वो नवरात्रि के टाइम पे हमको पता चलता है कि वो चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट कितना है आपके ऊपर, बिकॉज एक आपकी अभी एज ग्रुप ऐसी है कि अभी जो 12th का प्रिपरेशन कर रहे थे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पढ़ाई करनी है, ये है वो है। अब कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, अब उनको पूरी रात खुला छोड़ दिया, जाओ 5 बजे तक खेलो, पुलिस घूम रही है, सिक्योरिटी भी है, ऐसा कोई बहुत इशू भी नहीं आता है, और पूरी रात चल रहा है। तो ऑब्वियसली अब जब माहौल ही ऐसा है तो फिर सब लोग इन्वॉल्व होंगे। अब घर वाले चाह के भी आपको रोक नहीं सकते कि 12 बजे घर आ जाना। अब पहले के टाइम में हम लोग स्कूल में नवरात्रि होती थी तो भाई 12 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं, 12 से पहले आ जाना। अब यहाँ तो ऐसा 12 बजे तो शुरू ही नहीं होता है ना, 2 बजे तो पहला ब्रेक पड़ता है, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है, 5 बजे तक खेल रहे हैं। अब पूरा माहौल ऐसा है, आप सब खेल रहे हो। मुझे प्रॉब्लम होती है यहाँ जब नवरात्रि का टाइम आता है ना, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होते हैं एग्जीक्यूटिव वालों के, सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि आती है, 10 के 10 दिन रात को खेल रहे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे घर आते हैं, वो पूरा दिन वो साइकिल वही चलता है, 10 दिन 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती। अब मेरे पे ये प्रेशर हो गया कि दिसंबर का एग्जाम का जो सिलेबस है, मैं नवरात्रि की डेट देख के डिसाइड करता हूँ कब खत्म करना है। पिछले 3 साल से मैं यही कर रहा हूँ, नवरात्रि की तारीख निकालो, उसके 1 दिन पहले अपना सिलेबस खत्म करना है, वो मेरी डेडलाइन है। लास्ट ईयर सर के साथ ही खेल रहे हैं। चलो ये तो और अच्छी बात है, मुझे तो आता ही नहीं है तो मैं खेलता तो नहीं, लेकिन पॉइंट वही है कि वो पूरा जो माहौल है वहां से, वो एग्जाम का, मेरा लास्ट बैच पूरा इस चक्कर में बिगड़ा है। उनका सिलेबस चल रहा था, नवरात्रि आ गई, अब पूरा दिन क्या यहाँ बैठे होते हैं ना क्लास में, तो पासिस का जुगाड़ चल रहा होता है। हाँ, फ्री के पास कहाँ से मिलेंगे, पैसा तो अपने देना नहीं है, और जाना वही डोम में है जहाँ पर सब जा रहे हैं। एक स्नैप भेजना होता है ना कि भाई ये वाले में मैं भी आया हूँ। गरबा आता हो कि नहीं आता, स्नैप भेज के बाहर आ जाते हैं। मैं बोला क्या करना है, जिसको नहीं आता वो भी जा रहा है कि भाई फोमो नहीं होना चाहिए, मैं भी जाके फोटो खींचूंगा, मैं भी यहाँ पे था, 10,000 लोग और थे, मैं भी था। तो अंदर गए, पूरा दिन पास का जुगाड़ चल रहा है, फिर दोपहर के बाद कपड़ों का जुगाड़ चल रहा है, शाम तक मैचिंग हो रहा होता है कि भाई ये कपड़े इसके साथ मैच करने हैं, ये एसेसरी उसके साथ मैच करनी है, लड़कियों का वो चल रहा होता है। फिर शाम को रेडी होने में 1-2 घंटे लगते हैं, फिर फोटो सेशन चलता है, फिर रात को गरबा खेलने जाते ही 10-11 बजे 12 बजे के बाद है, 4 बजे तक वो खेला, फिर भूख लग रही है, फिर खाने जाएंगे, 5 बजे घर आएंगे। पता तो सब होता है, पता तो होगा ही ना, ठीक है। तो 5 बजे तक तो घर आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आंख नहीं खुल रही, फिर सुबह या नींद में बैठे होते हैं, फिर वापस पासिस का जुगाड़। वो साइकिल पूरा 10 दिन चलता है, और 10 दिन के बाद जो थकावट निकलती है तो 5 दिन तक तो उठते ही नहीं है। फिर आप पढ़ाई शुरू करने में लिंक ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि 15 दिन से कुछ नहीं पढ़ा है, और जो एक्सर्शन है फिजिकली खेलने का इतना, वो अलग। अच्छा, मन भर नहीं रहा है, खत्म हो चुका है, पैर नाच रहे होते हैं अभी भी, तो और नवरात्रि चले तो एक्सटेंशन भी हो जाता है, कितनी बार 11-12 दिन तक चला देते हैं लोग भी कि भाई चलो पब्लिक खेल रही, खेलने दो। प्री नवरात्रि, पोस्ट नवरात्रि, मतलब पोस्ट का भी कुछ और आगे का भी पोस्ट आएगा, पता नहीं कितने दिन चलाएंगे उसमें भी। हाँ हाँ, वही है। अब ये चीज ऐसी है ना, गवर्नमेंट और लोकल जो मिनिस्टर्स और ये लोग सब आ जाते हैं, खेलो खेलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, 5 बजे तक खेलो। अरे भाई क्यों 5 बजे तक खिलाना, अगले दिन स्कूल है, कॉलेज है, प्रोफेशनल एग्जाम्स है, क्यों बच्चों की डिग्री खराब कर रहे हो? थोड़ा तो लिमिट रखो कि भाई 12-1 बजे 2 बजे तक खेल लो, घर पे जाओ, अगले दिन पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी। वो 15 दिन इतना आपको बोलते खुला छोड़ देते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, बोले सरकार कितनी अच्छी, हमारा कितना ध्यान रखती है। बोला ध्यान कुछ नहीं रख रही, तुमको पटा रही है खाली कि तुम उनको वोट दे दो, जब एग्जाम में फेल हो जाओगे तब मालूम पड़ेगा कितना ध्यान रखा। ये मेरे दिसंबर वाले एग्जीक्यूटिव वाले फरवरी में रोते हुए आए, फिर उनको रियलाइज हुआ, बोले सर हमने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, पढ़ाई नहीं हो रही। बोला भाई सरकार तो तुमको नचा रही, तुम नाच रहे हो, तुम लिमिट सेट करो ना, कहाँ तक गरबा करना, कहाँ पढ़ाई करनी है। तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अब 6 महीने किसके बिगड़े, तुम्हारे बिगड़े। अब तुम 6 महीना लेट सीएस बनोगे तो सरकार तुमको उसका कोई अलाउंस थोड़ी देने वाली है कि लो भाई तुम्हारे 6 महीने नवरात्रि में बिगड़े, पैसे हमसे ले जाओ।
तुम अपना चॉइस करो कि तुमको क्या करना है क्या नहीं। डिफिकल्ट है क्योंकि सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अपने को लगता है हम घर में बैठे हैं, सब लोग बाहर खेल रहे हैं। बट पॉइंट ये है ना कि एक प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करने वाले लोग मेजोरिटी में नहीं है, वो माइनॉरिटी में ही है। पूरे इंडिया में अगर 80,000 लोग कंपनी सेक्रेटरी है तो 140 करोड़ में से 80,000 कितने होते हैं वो आप गिन लो। और अगर आपको वो 140 करोड़ में आना है तो फिर जाओ, और 80 करोड़ में आना है तो सेक्रीफाइस करके मेहनत करो, तो जाके वो अचीव होने वाला, अदरवाइज नहीं होगा। और ये सब चीज़ें आप 2 साल के बाद भी कर सकते हो। नवरात्रि तो आपके पहले भी थी, आपके बाद भी रहेगी, और जब तक आप हो तब तक हर साल आने वाली है। बट आपको सिलेक्ट करना है कि अभी मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अगले 2 साल मैक्सिमम 2 नवरात्रि आपकी स्किप हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर कर लो फिर खेलते रहो। और मेरे स्टूडेंट जो CS बन चुके हैं उनको कोई इशू नहीं, जाओ आराम से, आपको कौन सा अगले दिन पढ़ाई का टेंशन है। ऑफिस में सोते रहोगे तो वहाँ गालियाँ अपने आप पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ाई का प्रेशर नहीं है ना। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम है आप ये सब करते रहोगे तो अटेम्प्ट आते रहेंगे हर बार। तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करना अपनी चॉइस होती है। और प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बिल्कुल मत जाओ, 1-2 दिन वीकेंड्स में चले जाओ। मैं सबको बैच में बोलता हूँ सैटरडे संडे जाके खेलो, कोई मना नहीं कर रहा है। बट ये 10 दिन का पूरा प्लान बना लेते हो कि डेली जाएंगे, वहाँ फिर ज़्यादा जो लिमिट है ना वो पुश कर रहे हो, और वहाँ आपका फिर वो करियर स्टेक पे आ रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। बैलेंस करना अपना काम है वैसा है। तो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, पीसफुल एंजॉयमेंट, कंसिस्टेंसी, तो ये बेसिक बातें हैं जो कस्टम से जुड़ी हुई है, ये हमें ध्यान रख के चलना है। बोलो, पता चला? ये क्लियर हुआ? ठीक है, बस तो इतना रखते हैं। फिर जुडिशियल डिसीजन वाला टॉपिक यहाँ से नया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। मैं फिर कल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करूँगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। 3-4 पॉइंट्स है। हाँ हाँ, हो जाएगा। कौन सी वाली? कंपनी लॉ की? नहीं, वो वाला चैप्टर जो अपना हुआ। हाँ, ये तो अभी बाकी है ना।